साथियों नमस्कार। साथियों, पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस पैक्ट कर लिया है, यानी कि एक नेटो जैसा पैक्ट है जिसमें अगर पाकिस्तान पर कल को हमला होता है तो ये हमला सऊदी अरेबिया पे भी माना जाएगा और अगर सऊदी पर हमला होता है तो इसे पाकिस्तान पर माना जाएगा और दोनों मिलकर के दुश्मन देश पर टूट पड़ेंगे। जैसे कि नेटो में होता है उसी प्रकार से इन लोगों ने भी एक पैक्ट कर दिया है। अब क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है? ये पैक्ट क्यों किया गया है? क्या यूएस ने करवाया है? इसके पीछे कौन है? पूरे डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, देखते हैं एक एक चीज को और भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इस पर भी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया है विद न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए? एक ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए जो न्यूक्लियर आर्म्ड देश का हो, जिससे कि कल को सऊदी अरेबिया को कोई खतरा ना रहे। सऊदी को क्या खतरा है साहब? सऊदी को इस समय खतरा है इजराइल का। इजराइल धीरे धीरे हर देश में हमास को ढूंढ करके मार रहा है और इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि हमास जहां भी छुपा होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था किस प्रकार से कतर पर हमला किया था। उसका कहना यह भी है इजराइल का कि हमारा हमला किसी देश पर नहीं है, उस देश में छुपे हमास के आतंकियों पर हमला है जिसको हम किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में छोड़ेंगे नहीं। तो इस क्रम में हुआ यह था कि इजराइल ने अभी तक फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और कतर जैसे देशों पर हमला कर दिया है। अब तक यहां पर अपना स्ट्राइक कर चुका है, जिसके बाद इन देशों में चिंता फैल गई। विशेष तौर से कतर पे जब हमला हुआ तो उसके बाद चिंता फैल गई। फिर कतर ने अपने यहां पर सभी इस्लामिक और अरब देशों को बुलाया और मीटिंग करवाई। इसको बोला गया दोहा समिट और इस समिट में, कतर समिट में ये प्लानिंग की गई कि किस तरह से हम सब एक दूसरे को बचाएं और इजराइल के अटैक से पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। इस पर बातचीत हुई होगी। ये जो मीटिंग हुई थी 15 सितंबर को हुई थी और इसके बाद ही धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए और डेवलपमेंट के क्रम में हमने देखा कि आज पाकिस्तान और सऊदी के बीच में इस प्रकार की डील हो चुकी है। अब देखिए कि अमेरिका इसमें किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, इजराइल के क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, इन सब पर बात करते हैं। आइए देखिए, हुआ यह है कि इजराइल धीरे धीरे हमास को चुन चुन करके मार रहा है। पहले भी ये देखा गया है कि इजराइल के जो भी दुश्मन रहे हैं इजराइल उनको निपटा देता है, चाहे 10 साल बाद निपटाए, चाहे 5 साल बाद निपटाए, दुनिया के एक एक कोने में ढूंढ ढूंढ करके मार देता है। लेकिन जिस तरह से इस बार मार रहा है एयर स्ट्राइक करके, ऊपर से बम गिरा करके, इस तरह से इजराइल ने पहले तो नहीं मारा है। हालांकि पहले सिर्फ अपने आस पड़ोस के देशों में इस तरह की स्ट्राइक्स करी है इसने, लेकिन जो इसके दुश्मन हैं उनको बड़े ही ऑपरेशन के जरिए, मोसाद के ऑपरेशन के जरिए मरवाया जाता था। इस बार इजराइल इतना आक्रामक होकर के क्यों ऐसे ऑपरेशन चला रहा है या स्ट्राइक कर रहा है, उसका एक बार हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, इस समय यूएस खेल रहा है एकदम तगड़ी वाली चाल। यूएस ने अभी एक कोशिश करके देखी और नेटो कंट्रीज को अपने हिसाब से चलाना चाहा, जो इसका टीम ए कहलाती है। भाई ये यूरोपियन कंट्रीज यूएसए की टीम ए है, लेकिन ये इसके हिसाब से चल नहीं रहे हैं। इसने कहा कि भाई इंडिया पर टैरिफ लगा दो 100%, नहीं लगा रहे। रशिया से चीजें लेना बिल्कुल बंद कर दो, अभी तक नहीं किया। चाइना के साथ टैरिफ लगा दो, नहीं लगाया। तो ये अभी यूएस की बात सुन नहीं रहे हैं और यूएस ये जानता है कि जिस टाइम पर नेटो की जरूरत थी, नेटो की जरूरत क्यों थी? नेटो की जरूरत थी यूएसएसआर को तोड़ने के लिए। यूएसएसआर तो तोड़ दिया 1991 में। अब किसे तोड़ना है? अब किसे कमजोर करना है? अब कमजोर करना है इंडिया को, चाइना को, रशिया को, क्योंकि ये तीनों साथ आ रहे हैं और ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। इस तरह से ये अगले 4-5 साल चल लिए ये तीनों देश, तो हो सकता है डॉलर का इतना चलन कम हो जाए कि अमेरिका कमजोर होने लगे। तो अमेरिका को कैसे भी करके अपना वो जो स्टेटस है सुपर पावर का, उसे मेंटेन रखना है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका क्या चाहता है कि एक टीम बी भी तैयार हो जाए जो इस जगह पर ऑपरेट करती रहे और इन सब देशों में किसी न किसी तरह की टेंशन पैदा करती रहे। अच्छा, इनमें और इनमें क्या अंतर है टीम ए और टीम बी में? ये जितने भी देश हैं, खाड़ी देश जितने भी हैं, यहां पर ठीक है, पैसा है, ऑयल है, सब कुछ है, लेकिन उस तरह का साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है जैसा कि यहां है। यहां के लोग अपना ज्यादा दिमाग चला देते हैं, ज्यादा गणित लगा लेते हैं, अपनी प्रोग्रेस पहले देखते हैं। यहाँ के लोगों को जो अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर पाए जाते हैं, चाहे यमन में देख लो आप, सीरिया में देख लो, इराक में देख लो, या आपके कुवैत में देख लो, यहाँ पर इतने सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं कि किसी भी एक ग्रुप को भड़का दो आप तो वो जान देने और लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन देशों में लंबे समय से सिविल वॉर चल रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। ये सी बात का प्रूफ है कि इन लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट कम है। तो अगर आपको इन देशों में डिस्टर्बेंस पैदा करना है तो इनको इस्तेमाल करो, और इनको इस्तेमाल करना है तो पहले इनको एक करो, किसी ना किसी एक धागे में ऐसा बांध दो कि ये कल को इन लोगों के लिए सिरदर्द बन के हो जाए। अच्छा, यहां पर सभी देश जो नाटो का सदस्य हैं वो सभी न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, यानी कि परमाणु
शक्ति हैं, लेकिन यहां पर परमाणु शक्ति केवल इजराइल है। और इजराइल के दम पर चलिए आप इन आसपास के देशों को धमका सकते हैं, लेकिन इजराइल के दम पर आप रशिया को, चाइना को और इंडिया को नहीं धमका सकते, जबकि इजराइल और इंडिया के तो संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि इंडिया को भी टेंशन होने लगे, चाइना भी थोड़ा थोड़ा डरने लगे, रशिया भी ये समझे कि यार अब तो बाजी हाथ से निकल रही है, रशिया इनको तोड़ने में लगा हुआ है, यूएस इनको बांधने में लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि जब इजराइल ने अभी धीरे धीरे हमास पर अटैक करना स्टार्ट किया अलग अलग देशों में, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, ईरान हो या अभी ये कतर हो, तो इसके बाद इन देशों में टेंशन फैल गई। हो सकता है, चांसेस है कि यूएस ने इजराइल से कहा हो कि इस तरह से जाकर के अटैक करो कि इनमें टेंशन फैल जाए और ये किसी एक धागे में बंध जाए। इजराइल ने कहा ठीक है, मुझे तो हमास मारना है, मैं चाहे चुपचाप मारूं या ऊपर से गोला गिरा के मारूं, मुझे क्या है। तो इजराइल को अपना हित साधना है। अमेरिका ने इजराइल का उसी प्रकार से प्रयोग कर लिया कि भाई तुम इन सब पे बम गिरा दो। जब बम गिर गया तो फिर कतर में मीटिंग हुई, और कतर में जब मीटिंग हुई, अभी मैंने बताया कि 15 तारीख को मीटिंग हुई है, कतर में जब 15 तारीख को मीटिंग हुई तो इसमें एक तरीके से सभी देशों की आम सहमति थी कि हम सबको एक दूसरे की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं एक मत हो जाना चाहिए और कोई ना कोई एक ऐसा कॉमन बिंदु निकाल लेना चाहिए जिससे कि हम पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना रहे। सभी लगभग 57 इस्लामिक कंट्रीज, जितने भी अरब कंट्रीज हैं, उन सब का यही मानना था। तो ऐसी स्थिति में अच्छा एक चीज़ और, ये जो कतर है ये भी यूएस का नंबर 1 का चमचा है। अल जजीरा नाम का जो न्यूज़ आउटलेट है वो इसी का है। देखिए अल जजीरा का, ये अल जजीरा ये इसी का है, ठीक है। और ये वही छापता है, ये क्या छापता है, इन देशों में क्या क्या हो रहा है, इन देशों में क्या नेगेटिविटीज हो रही हैं, कौन सा किंग क्या कर रहा है, कौन सा करप्शन कहाँ हो रहा है, किसकी क्या कमजोर नब्ज है, ये सब छाप देता है अपने देश को छोड़ करके। और यूएस ने अपना सबसे बड़ा जो मिलिट्री बेस बना रखा है, एक तरीके से हवाई पट्टी भी जिसकी है, एयर बेस भी जो है यूएस के बाहर, वो यही है। तो आपको लगता है कि ये 57 देशों की मीटिंग कर लेगा और यूएस को पता भी नहीं होगा या यूएस की कॉन्सेंट इसमें नहीं होगा? भाई यूएस कहेगा तभी तो मीटिंग होगी ना। यूएस के कहने पर यह मीटिंग हुई। उसके बाद सऊदी में डेवलपमेंट्स हुए और सऊदी ने यह तय किया कि भाई हमको भी अपना प्रोटेक्शन करना है, तो हम इजराइल से कैसे बचें। तो एक काम करते हैं कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के साथ हम कोई पैक्ट कर लेते हैं। तो इनको लगा कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री तो जो है पाकिस्तान ही है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ पैक्ट कर लिया। हो सकता है सऊदी को यूएस ने कहा हो कि तुम पाकिस्तान से पैक्ट कर लो, ये भी हो सकता है, या पाकिस्तान से भी कहा हो यूएस ने कि तुम सऊदी के साथ मिल जाओ, इंडिया से बचे रहोगे। आप समझ रहे बात को? अच्छा, सऊदी भी यूएस के सामने झुकता है। अगर सऊदी नहीं झुकता, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां के देशों में जहां भी शांति है या कोई गृह युद्ध नहीं चल रहा, समझ जाओ वो देश यूएस के सामने झुकता है, चाहे डायरेक्टली झुके चाहे इनडायरेक्टली झुके। सऊदी ने बीच में बोला था कि हम ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये तय भी हो गया था कि 2024 जनवरी में ब्रिक्स को ये ज्वाइन कर लेगा, लेकिन ये ब्रिक्स का भी फुल मेंबर बना ही नहीं है। इसने मीटिंग्स भी स्किप कर दी हैं। यानी कि सऊदी को प्रेशर था यूएस का कि तुम ब्रिक्स में चले मत जाना, फिर देख लेना नहीं तो यानी कि यूएस के प्रेशर में ये काम करता है। यूएस ने ये भी कह रखा है कि हमारी और तुम्हारी यानी कि सऊदी की एक डिफेंस पार्टनरशिप है, तो कल को तुम पे कोई खतरा आएगा तो यूएस तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। तो सऊदी को कहीं ना कहीं यूएस के प्रेशर में ये काम करना पड़ेगा, और सऊदी ने पाकिस्तान के साथ ये डील कर ली। अब क्या हुआ साहब इससे? अब हुआ ये कि सऊदी भी उतना ही ताकतवर हो गया जितना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म लेकर के हो रखा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में भी जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं वो अमेरिका के रखे हुए हैं। तो एक तरीके से अमेरिका ने अपने यहां पर 2 बकरे ऐसे तैयार कर दिए जो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैसिलिटी को एक तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो इजराइल है, दूसरा सऊदी है। सऊदी के पास खुद के नहीं है, लेकिन वाया पाकिस्तान है। ठीक है, अब जो सऊदी के चट्टे बट्टे हैं वो सब सऊदी के साथ चिपके रहेंगे कि हाँ हाँ हम भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, पाकिस्तान हवा में उड़ता रहेगा, हम तो देखो सऊदी के साथ डील करके आए हैं। और यूएस के लिए सारे मेंबर सेट हो गए। केवल इजराइल को अपने पक्ष में रखने से यूएस की बात नहीं बन रही थी, क्योंकि इजराइल पहले अपना हित देखता है। इजराइल को अपना प्रोटेक्शन पहले देखना है, वो यूएस की बात बाद में सुनता है। तो यूएस की दिक्कत आती है इजराइल के जरिए ज्यादा काम कराने में। यूएस ने इजराइल से नो डाउट स्ट्राइक्स करवाए होंगे, लेकिन वो स्ट्राइक्स इजराइल को भी करने थे। हवा से ना करता तो जमीन के रास्ते करता, कैसे भी करता। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स पर इजराइल और यूएस साथ आ जाते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि इजराइल के जरिए आप इंडिया को धमका लोगे तो ये यूएस के बस का नहीं है। इजराइल इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसने एक नया ये ग्रुप बनाया है जो सऊदी और पाकिस्तान का दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक एंगल और है। जिस तरह से इजराइल दाएं बाएं हमला कर रहा है, ऐसी स्थिति में खबर उड़ाई जा रही है या कहें कि चल रही है कि टर्की पे भी हमला हो सकता है, क्योंकि हमास के कुछ लीडर्स टर्की में भी छुपे हुए हैं, ऐसी खबर आई है।
देखिए यहां लिखा था विल टर्की बी नेक्स्ट इन द फायरिंग लाइन। टर्की में भी इस बात का हाई अलर्ट है कि इजराइल हो सकता है टर्की पे हमला कर दे, और टर्की एक नेटो का सदस्य है। अब टर्की इस चीज को यूज करेगा या नेटो इसके साथ आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन अगर इजराइल को लगता है कि टर्की में भी कोई इस प्रकार का हमास लीडर है तो वहां भी अटैक किया जा सकता है। हो सकता है किसी कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए मार दिया जाए, जरूरी नहीं हवाई हमला करके ही मारा जाए। अगर टर्की को इस तरह का डर सताता रहा तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक और एंगल बनता नजर आएगा जिसमें टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, हालांकि सऊदी टर्की की बनती नहीं है लेकिन टर्की पाकिस्तान की बहुत अच्छी बनती है, और पाकिस्तान सऊदी ने डिफेंस पैक्ट कर लिया है। तो आपको यहां नाटो जैसा ग्रुप धीरे धीरे बनता दिखाई दे जाएगा। यूएस यही चाहता है। समझ रहे हैं आप खेल किस लेवल पर खेला गया है। और इजराइल, अच्छा फिर आप कहोगे क्या इजराइल का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि मुझे हमास को खत्म करना है या उसके जो भी दुश्मन है उनको खत्म करना है। अब हमास कहां कहां और हो सकता है इनके अलावा, इस पर भी एक गौर कर लेते हैं। देखिए अभी यूएन में 13 सितंबर की बात है, इजराइल ने पाकिस्तान को एक तरीके से लताड़ दिया कि कहा कि पाकिस्तान जो बार बार फिलिस्तीन के नाम पर, गाजा के नाम पर इजराइल को नसीहत देने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान पहले यह देख ले कि ओसामा बिन लादेन कहां छुपा हुआ था। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में छुपा हुआ था। तो इजराइल ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक चेतावनी दे दी है कि लाला तुम भी नजर में हो। दूसरा, आपको याद होगा जब हमारे देश में अटैक किया गया पहलगाम का, तो उस वक्त इजराइल के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने ये कहा कि अभी हाल फिलहाल में पीओके में हमास के लीडर्स की बैठक हुई है। अब पीओके में हमास के लीडर्स की बैठक हो रही है तो क्या वो फिलिस्तीन से सीधे उड़ के आ गए हैं? जाहिर सी बात है वाया पाकिस्तान आए होंगे, यानी हमास की प्रेजेंस पाकिस्तान में हो सकती है। और अगर हमास पाकिस्तान में मिला तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा कि इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला कर दे। अब आप कहोगे क्या यूएस उसे रोकेगा? नहीं। मैंने फिर कहा कि इजराइल पहले अपनी सिक्योरिटी देखेगा, यूएस की बात बाद में सुनेगा। और पाकिस्तान की औकात नहीं है कि इजराइल पर हमला कर जाए। 3000 किलोमीटर दूर जाकर के नहीं कर पाएगा, ऐसे उसके पास ना कोई मिसाइल है, और इतना लंबा अगर कोई विमान लेकर के जाएगा तो उसे बीच में डिटेक्ट कर दिया जाएगा। हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की। पहली बात तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो उसके नहीं है, यूएस के हैं, तो वो वैसे भी उनको नहीं कुछ कर सकता। तो इसलिए पाकिस्तान को भी डर है इजराइल का। और एक चीज और बता दूं, इस समय इजराइल और इंडिया भी मिलकर के अपने इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे हैं, तभी पाकिस्तान दहशत में ज्यादा है। इंडिया इजराइल की, इजराइल इंडिया की मदद कर रहा है पर्दे के पीछे जम करके। तो इसलिए एक नया समीकरण निकालना पड़ा है, और पाकिस्तान में हमास है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इस बात को मैं यहां से भी प्रूफ कर सकता हूं। पाकिस्तान जमात ए इस्लामी डिमांड्स हमास ऑफिस इन द कंट्री। ठीक है, 2025 अप्रैल की बात है, जब हमारे यहां हमला हुआ था उसके 2 दिन बाद की खबर है ये कि पाकिस्तान की जमात इस्लामी ये चाहती है कि हमास का ऑफिस पाकिस्तान में बन जाए। जमात इस्लामी पे मैंने पिछला वीडियो डाला, आप चेक करें किस तरह से बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी में जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग जीत गया है, किस तरह से वहाँ का मोहम्मद यूनुस उनको सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से यूएस बांग्लादेश में जाकर के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, किस तरह से यूएस चाहता है कि बांग्लादेश में भी किस तरह का अड्डा बना दिया जाए जहाँ से भारत को तंग किया जा सके। समझ रहे हैं आप बात को? तो जमात इस्लामी अब सेंटर में रहने वाली है, न्यूज़ में रहने वाली है। जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली ऐसी है जो लगातार भारत में इस प्रकार के हमले वगैरह ये सब कराती रहती है। तो अब आप देखिए, जब ये चाह रहे हैं कि हमास का यहाँ ऑफिस बन जाए और आप सोचें कि हमास का एक भी लीडर यहाँ नहीं होगा या कोई आतंकी यहाँ नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये पाकिस्तान घबराया हुआ है, विशेष तौर से इजराइल से भी। तो इस समय फिर इंडिया को क्या करना चाहिए? डरना चाहिए क्या? इंडिया को सऊदी से डर जाना चाहिए? पहली बात तो सऊदी ने ये सब काम कर लिया, ठीक है, पर सऊदी इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि कल को भारत जब पाकिस्तान को पीट रहा होगा तो सऊदी जो है पाकिस्तान की तरफ से हमसे लड़ने आएगा। कभी नहीं आएगा। सऊदी को पता है उसके लिए पैसा ज़रूरी है, उसके लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजीज ज़रूरी हैं। सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो किस तरह से वहाँ पर रिफॉर्म्स ला रहे हैं किसी से छुपा नहीं है। और इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया है वो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत आगे बढ़ रहा है। भारत ने अपने यहाँ जब 370 में बदलाव किया था जम्मू कश्मीर, तो उससे पहले सऊदी को बताया था हम करने क्या जा रहे हैं, इससे मुसलमानों का भला होगा,
सऊदी जब कन्विंस हुआ तब हमने इस काम को किया था, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने बिना सऊदी को कॉन्फिडेंस में लिए काम किया तो बाद में जब बवाल होगा तो सऊदी पाकिस्तान का साथ दे देगा। तो हम ये जानते थे कि मोहम्मद बिन सलमान एक रिफॉर्म्स को पसंद करने वाला व्यक्ति है। वो ये चाहता है कि मुसलमानों का भला हो, वो रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलना चाहता है, वो इस प्रकार की सोच में नहीं पड़ना चाहता जो पहले से चली आ रही है। इसलिए हम जानते थे कि मोहम्मद बिन सलमान को अपने पक्ष में करना आसान है। हम लगातार मोहम्मद बिन सलमान से संबंध अच्छे करते आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को पता है कि पाकिस्तान कैसा है, भारत कैसा है, और कल को अगर भारत जब पाकिस्तान को मार रहा होगा तो हमारे पास अच्छे खासे एविडेंस होंगे कि हम उसे क्यों मार रहे हैं। तो जब हमारे पास एविडेंस होंगे और जब सऊदी को हम बताएंगे कि देखो पाकिस्तान के यहाँ से हमारे यहाँ ये हरकत हुई है इसलिए हमने इसको पटक के मारा है, तब सऊदी जाहिर सी बात है ऑन मॉरल ग्राउंड्स कुछ स्टेप नहीं लेगा। ये सिर्फ डराने धमकाने की टैक्टिक्स होती हैं। न्यूक्लियर बम है, ऐसे न्यूक्लियर बम नहीं फोड़ दिया जाता किसी पे। तो ये भारत को दबाने के लिए एक नया गुट बनाया जा रहा है जो कि अब हमारे पड़ोस में तैयार हो रहा है। आप बस ये जानिए कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि इजराइल के अटैक्स और देशों में होने लगेंगे। धीरे धीरे आप देखोगे पाकिस्तान की तरफ से बोल बच्चन आने लगेंगे, उनको लगेगा हमने यानी कितना बड़ा एक समूह बना लिया। और धीरे धीरे आप ये देखने लगेंगे कि जो यूएसए जिस तरह से इन देशों को यूज करता था, अब वो इन देशों को एज अ बी टीम यूज करेगा। भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत ने साफ साफ कह रखा है कि हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी प्राथमिकता है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो इस प्रकार से जो यूएस इधर हरकत कर रहा है, पाकिस्तान को पक्ष में ले रहा है, बांग्लादेश में चीज़ें बना रहा है, ये सिर्फ यूएस का एक टैक्टिक्स है भारत को प्रेशराइज करने के लिए। आने वाले समय में देखिए और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।